जय श्री राम। आज हम नीट 2021 कोड नंबर P3 है, फिजिक्स पार्ट है, जो 12 सितंबर 2021 को हुआ था। उसका आप क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, a dipole is placed in an electric field as shown in which direction placed in an electric field as shown in which direction will it move। इसमें देखिए डायग्राम में है, एक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमें ये फाइंड करना है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसके लिए ऑप्शन दिया है टूवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल विल इंक्रीज। ऑप्शन 2 है टूवर्ड्स द लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल विल इंक्रीज। Towards the right as its potential energy will decrease. Towards the left as its potential energy will decrease। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, वो देखो पैरेलल नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल नहीं होता है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक नेट फोर्स भी लगता है और उस पर एक टॉर्क भी लगता है। तो जो नेट फोर्स लगता है उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूव करता है। तो वही सेम चीज़ है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल एज फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब हम सपोज करें कि जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू है। तो लेट अप चार्ज कैपिटल क्यू इज एट ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रहा है वहीं पे कैपिटल क्यू चार्ज है। तो डायग्राम में देखिए ये जो है क्यू चार्ज हो गया और वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड निकल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल ए बी है जिसका प्लस क्यू माइनस क्यू पे है और उसके बीच का डिस्टेंस 2L है। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू की तरफ होता है, मतलब बी से ए की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ है। तो क्यू चार्ज से पॉइंट प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस x है और माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस x प्लस 2L होगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम कैपिटल क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा और डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी की तरफ होगा। और माइनस क्यू चार्ज जो है और कैपिटल क्यू चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, बी से ए की तरफ होगा। तो अब जो है लेट F1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। तो F1 क्या होगा, 1/4πε कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये जो फोर्स लगेगा टूवर्ड्स राइट, मतलब ए से बी की तरफ होगा। और लेट F2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड माइनस क्यू। तो F2 की वैल्यू होगा 1/4πε कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2L का होल स्क्वायर। ये लगेगा टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ। अब सिंस x प्लस 2L की वैल्यू जो है ग्रेटर देन x है तो इसलिए इसका मतलब यह है कि F2 की वैल्यू कम होगा, F2 इज लेस देन F1। F2 की वैल्यू F1 से कम होगा, मतलब कि नेट फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू F1 माइनस F2। तो F1 माइनस F2, F1 ज़्यादा है तो नेट फोर्स का डायरेक्शन F1 की तरफ होगा। तो F1 किधर है, टूवर्ड्स राइट है, इसलिए डाइपोल किधर मूव करेगा, हेंस डाइपोल्स मूव टूवर्ड द राइट की तरफ। डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर देगा। अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, तो लेट सपोज करो कि U1 है तो 1/4πε कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन कैपिटल क्यू और माइनस क्यू, लेट ये सपोज करो U2 है तो 1/4πε
Q इंटू माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस 2L। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एंड चार्ज क्यू क्या होगा, U इक्वल टू U1 प्लस U2 ऐड कर दोगे तो 1/4πε कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स माइनस 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स प्लस 2L। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे, U इक्वल टू हो गया 1/4π कैपिटल Q स्मॉल क्यू कॉमन ले लेंगे 1/x माइनस 1/x प्लस 2L हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे 1/4πε कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू, तो उधर से आएगा x प्लस 2L माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2L, तो हो गया 1/4πε0 Q इंटू 2L अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2L। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल, मोमेंट ऑफ डाइपोल क्या हो, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L होता है, तो ये हम रख देंगे U इक्वल टू 1/4πε0 Q ε0 एंड इंटू Q इंटू P अपॉन एक्स इन ब्रैकेट x प्लस 2L। तो x की वैल्यू 2L से बहुत ज़्यादा है तो x प्लस 2L की वैल्यू x हो जाएगा, तो आ गया U इक्वल टू 1/4πε Q इंटू P अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू हमारा पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा। तो अब डाइपोल मूव्स, अब जैसे कि डाइपोल मूव्स टुवर्ड द राइट, राइट की तरफ मूव करेगा, सो डिस्टेंस x क्या होगा, कैपिटल Q चार्ज से इंक्रीज होगा। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जब x की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, इसलिए ये जो है इसका राइट देखो आप, डाइपोल पहले x डिस्टेंस था a भी था, अब थोड़ा सा ये डेल्टा x डिस्टेंस अगर मूव किया तो न्यू पोजीशन उसका a डैश b डैश पे हो जाता है। तो अब लेट a डैश की वैल्यू डेल्टा x है, तो न्यू पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, u डैश इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू पी अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये डेल्टा एक्स की एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब यू डैश की वैल्यू पहले वाले से कम है, मतलब कि जब वो मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। हेंस डाइपोल मूव्स टुवर्ड द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर इसका 3 है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है और ये मूव करेगा। अब इधर राइट की तरफ मूव कर रहा था, तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। A convex lens A of focal length 20 cm and a concave lens B of the focal length 5 cm are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then the distance d in the centimeter क्या होगा, 30, 25, 15 and 40। अब देखो हम इसके लिए डायग्राम बना दिए हैं। ये हमारा C1 और C2 है। C1 जो है कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर है और C2 जो है कॉन्केव लेंस का सेंटर है और उनके बीच का डिस्टेंस d है। अब इसमें दो डेफिनेशन होते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में, एक होता है प्राइमरी फोकस एंड सेकेंडरी फोकस। तो जो प्राइमरी फोकस होता है उसका होता है कि कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे एक बिंदु होता है जिससे चलने वाली जो है लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद बिकम पैरेलल टू द एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, उसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं आप कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद सेकेंडरी फोकस होता है जब व्हेन द पैरेलल बीम इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट में मिलते हैं और उस पॉइंट को बोलते हैं सेकेंडरी फोकस। तो आप देखिए डायग्राम में पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, यहाँ से जो है जो कॉन्वेक्स लेंस है वहाँ से जो है रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्ट हो करके फिर कॉन्वेक्स लेंस पे आएगा, कॉन्केव लेंस पे फॉल होगा और कॉन्केव लेंस पे जब फॉल होगा तो ये बोल रहा है कि ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाता है। तो जो पैरेलल रे है तो वो ऐसा हमें अपीयर होगा जैसे F2 पॉइंट से वो आ रहा है।
मतलब कि दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट इज कमिंग फ्रॉम द F2। तो इस केस में क्या होता है, F2 इज अ पॉइंट होगा ऑन द कॉन्केव लेंस फ्रॉम हिच लाइट रे इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं, इसमें अगर एक जो इसको तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस बोला जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ, तो डी है तो यहाँ से C1 से F2 तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और F2 F2 5 सेंटीमीटर, तो डी का वैल्यू 20 - 5 हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर आ जाता है। तो व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द कॉन्वेक्स लेंस द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कम टू द फोकस एट F2, तो F2 बिकम्स द ऑब्जेक्ट। अब F2 क्या होगा, F2 बिकम ऑब्जेक्ट फॉर द कॉन्केव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बनता है, और द रेज कमिंग फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल ऑन द कॉन्केव लेंस, बी पे गिरता है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो F2 इज क्या होगा, सेकेंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। F2 जो है F2 कॉन्वेक्स लेंस का सेकेंड फोकस बनेगा, और यही आल्सो F2 जो है फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस का पहला फोकस बनेगा, फर्स्ट फोकस प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो F2 जो है F2 पे क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे एक्चुअली मिट नहीं करता, बट ये अपीयर होता है जैसे F2 से लाइट आ रहा है और जो रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्केव लेंस से पैरेलल हो जाता है। तो F2 इज द वर्चुअल इमेज बनेगा फॉर वर्चुअल इमेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस विच एट द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द कॉन्केव लेंस। F2 के लिए F2 जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए वर्चुअल इमेज बनेगा, और वो कॉन्केव लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो C2 F2 5 सेंटीमीटर हो गया, और C1 F1 20 सेंटीमीटर, तो D की वैल्यू हो गया C1 F2 - C2 F2 20 - 5 तो आ गया 15 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर ये है। इसको हम दूसरे मेथड पे भी सॉल्व कर सकते हैं, यूज कर फोकस लेंथ का फार्मूला यूज करके। फोकल लेंथ का अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। द escape velocity from the earth surface is v. The escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of the earth and the same mass density is, ये ऑप्शन दिया है 4b, v सेकेंड थर्ड है 2b, फोर्थ है 3b। अब तो escape velocity की जो वैल्यू होती है v बाई c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैपिटल G m अपॉन r होता है। तो कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, और m क्या है, मास ऑफ द यहाँ पे अर्थ सरफेस ले लोगे। तो v की वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल R हो गया। अब जो है लेट v डैश बी द escape velocity फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट, जो है उस वहाँ से हम escape velocity v डैश सपोज कर लेते हैं, और रेडियस उसका 4r है, और हैविंग सेम मास डेंसिटी है। लेट m डैश बी मास ऑफ अनदर प्लैनेट, m डैश क्या है, दूसरे प्लैनेट का मास है। तो v की वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कैपिटल G, अब मास ऑफ द अर्थ होगा तो डेंसिटी ऑफ द अर्थ इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन आर हो जाएगा। तो ये अभी अगर रेडियस आर है अर्थ का, तो उसका वॉल्यूम होगा 4 पाई अपॉन 3 आर, 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कैपिटल G, रो है डेंसिटी है, इंटू 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 अपॉन आर। तो यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या। अब देखिए, तो अगर v डैश है दूसरे प्लैनेट के लिए, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैपिटल G m डैश अपॉन 4r है। तो m डैश क्या होगा, यहाँ पे रो इंटू वी डैश है। v डैश क्या है, जो नया प्लैनेट है उसका वॉल्यूम है, तो रो इंटू 4 अपॉन 3 पाई, अब r की वैल्यू 4r है, 4r क्यू ले लोगे, तो हो गया ये रो इंटू 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 इंटू 4 का क्यूब हो गया। अब ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो v डैश इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू रो इंटू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यू इंटू 4 क्यू डिवाइड बाय रेडियस 4r था।
तो अब हम वी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2g रो इंटू 4 पाई आर क्यूब अपान 3 डिवाइडेड बाई आर इंटू 4 क्यूब अपान 4 पावर क्यूब डिवाइड बाई 4 आ गया। तो वो जो वैल्यू है अपान स्क्वायर रूट ऑफ 2g रो इंटू 4 पाई आर क्यूब अपान 3 अपान आर, तो v हो गया, इसके वेलोसिटी हो गया फॉर द अर्थ के लिए, इक्वल टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 के अपान 4, तो उधर बचा 4 का स्क्वायर, तो इधर v इंटू 4 स्क्वायर का वॉल्यूम स्क्वायर रूट 4 होता है, तो इधर 4 भी बचा। इसका आंसर 1 हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ZXA अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डीके इनटू द सीक्वेंस में टूटता है, तो ZXA है, फिर टूटेगा Z-1B, फिर उससे डीके होता है Z-3C, फिर डीके होगा Z-2D। अब वेयर Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट X है, तो द पॉसिबल डीके पार्टिकल इन द सीक्वेंस में R क्या होगा वो दिया है। तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो ये जेड हो गया। तो अभी इसमें ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियर नंबर क्या आते हैं, ZXA है। तो अभी देखो ये कंजर्व होते हैं प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियर नंबर। तो अभी Z-1 बीटा है, तो वहाँ से क्या निकलेगा, अगर हम वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 बीटा पार्टिकल पॉजिट्रॉन ऐड करते हैं 1 0, मतलब जिसको बीटा प्लस बोलते हैं, ऐड करोगे तो देखिए बी का प्रोटॉन नंबर Z-1 है, उसमें एक ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो ZD हो जाता है। तो अपना जो पेरेंट है X का उसके बराबर हो गया, और वो एटॉमिक न्यूक्लियर नंबर A है, तो वो भी सेम है। फिर अगला देखिए, जब टूटता है Z-3 तो C, तो इसमें से Z-3 मतलब 3 प्रोटॉन में 3 कम होता है, मतलब Z-1 से 2 कम होता है। तो 2 कम कब होता है, जब अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो Z-3 C A पावर A-4, तो इसमें होगा 2He4 ऐड कर दें, तो देखिए फिर वो सेम हो जाता है पहले जैसा। तो Z-3 प्लस 2 करोगे तो Z-1 आ गया, और A-4 प्लस 4 करोगे तो ये मतलब इसका जितना B का न्यूक्लियर नंबर है और प्रोटॉन नंबर है तो सेम इसका भी आ जाएगा। तो इसमें फिर अल्फा पार्टिकल निकलता है 2He4। इसके बाद अगर D बना तो उसमें देखो Z-2D है, तो अभी इसमें भी प्रोटॉन नंबर कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या करोगे, इसमें Z-3 करना है। तो Z-3 करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बीटा माइनस निकलेगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन का माइनस ही 0 होता है। तो Z-2 में अगर -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो Z-3 हो जाएगा, तो C के प्रोटॉन नंबर के बराबर हो जाता है। और C का A-4 है, तो उसमें इसका इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर नंबर 0 होता है, A-4 प्लस 0 तो A-4, तो ये इसमें जो है बीटा माइनस निकलेगा। तो सीक्वेंस क्या होगा, बीटा प्लस निकलेगा पहले, मतलब पहले पॉजिट्रॉन निकलता है, फिर अल्फा पार्टिकल निकलता है, फिर बीटा इलेक्ट्रॉन निकलता है बीटा माइनस, मतलब पहले बीटा प्लस निकलेगा, फिर अल्फा निकलेगा, फिर बीटा माइनस। तो इसका करेक्ट आंसर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of wire। मेन इसके रीडिंग है 0 mm, सर्कुलर इसके रीडिंग है 52 डिविजन्स, गिवन दैट 1 mm ऑन द मेन स्केल करेस्पॉन्डिंग टू 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डाटा इज दिया है 0.052 सेंटीमीटर, 0.52 सेंटीमीटर, 0.026 सेंटीमीटर, फोर्थ है 0.26। अब देखिए लिस्ट काउंट क्या होता है, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो मेन स्केल पे एक लाइन की वैल्यू होता है 1 × 10⁻⁻⁻1 1 mm दिया है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे। और
सर्कुलर स्केल में कितने हैं 100 डिवीजन, ये दिया है। अगर 100 डिवीजन की वैल्यू 1 mm होता है तो अब 100 डिवीजन टोटल 100 है तो 10⁻³ सेंटीमीटर हो गया। 1 mm इक्वल टू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर हुआ, तो लिस्ट काउंट क्या हुआ 10⁻³ सेंटीमीटर। तो सो रीडिंग टोटल रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल लिस्ट काउंट। तो दिया है मैंने इसके 0 और टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 52 इंटू लिस्ट काउंट 10⁻³ का मल्टीपल करोगे तो आ जाता है 0.052 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर 1 है। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत।